हेलो और आज के जबरदस्त डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस के उस हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है, हमारे आसपास है, पर फिर भी अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। मेरा मतलब है उन बुनियादी केमिकल ताकतों से जो इस पूरी भौतिक दुनिया को आकार देती हैं। हमारे आसपास की हर एक चीज, यहाँ तक कि हमारे खुद के शरीर के अंदर चलने वाली हर एक गतिविधि कुछ खास रासायनिक नियमों से बंधी हुई है। तो चलिए पूरे जोश के साथ आज हम यूनिवर्स के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये साधारण से दिखने वाले केमिकल्स हमारी जिंदगी को कैसे मुमकिन बनाते हैं। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सफर का रास्ता कैसा दिखेगा। 1. अम्ल और क्षारक। 2. सूचक यानी इनकी पहचान। 3. पीएच पैमाना और हमारी जिंदगी। और 4. लवण, ये कैसे बनते हैं और इनके कमाल के उपयोग। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अम्ल और क्षारक, प्रकृति की दो बिल्कुल विपरीत ताकतें। अब देखिए, अम्ल और क्षारक ना केमिस्ट्री के दो अलग अलग पोल्स की तरह हैं, एकदम नॉर्थ और साउथ पोल की तरह। हम सब ने कभी ना कभी नींबू का वो तेज खट्टा स्वाद जरूर चखा है, राइट? वो जो खट्टापन है वो असल में अम्ल या एसिड की वजह से होता है। पानी में मिलने पर ये हाइड्रोजन आयंस यानी H+ रिलीज करते हैं, और अगर आप इन्हें नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो तुरंत लाल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्षारक या बेस का स्वाद कड़वा होता है, और अगर आप इन्हें छुएंगे ना तो ये बिल्कुल साबुन की तरह चिकने लगेंगे। पानी में ये हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH- बनाते हैं और उसी लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। ये सिंपल से लक्षण ही इन दोनों अपोजिट फोर्सेस की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए इन किताबी शब्दों को थोड़ा रियल वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं। अम्लों के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे पावरफुल केमिकल्स इसमें आते हैं, जो इंडस्ट्रीज में हर जगह यूज होते हैं। और हाँ, वो नींबू या संतरे वाला सिट्रिक एसिड भी इसी लिस्ट में है। इनकी एक और बहुत ही खास बात यह है कि जब भी ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस आज़ाद करते हैं। दूसरी तरफ अगर क्षारक की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके बढ़िया उदाहरण हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो साबुन और ऐसे ही ढेरों प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ से एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। अक्सर लोग क्षारक और क्षार को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। देखिए, हर क्षारक पानी में नहीं घुलता। जो क्षारक पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही क्षार या एल्कलाई कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इसलिए हमेशा याद रखिए, सारे क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं होते। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, सूचक, रासायनिक पहचान। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है, हम इन केमिकल्स को पहचानेंगे कैसे? हर चीज को चखना या छूना तो बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसके लिए नेचर और साइंस हमें सूचक यानी इंडिकेटर्स देते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें सिग्नल देती हैं कि सामने वाली चीज अम्लीय है या क्षारीय। पहले आते हैं प्राकृतिक सूचक, जैसे कि हमारी रसोई वाली हल्दी, जो बेस के टच में आते ही लाल भूरे रंग की हो जाती है। दूसरे हैं लैब में बने सिंथेटिक सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज, जो अपना रंग बदलकर हमें बता देते हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग है गंधीय सूचक। प्याज और वेनिला जैसी आम चीजें अम्लीय या क्षारीय माहौल में आते ही अपनी महक ही बदल लेती हैं। मतलब विज्ञान सिर्फ देखने का नहीं, सूंघने का भी खेल है। चलिए चलते हैं भाग 3 पर, पीएच पैमाना और हमारा जीवन। केमिकल्स को पहचानना तो हमने सीख लिया, अब बारी है उन्हें नापने की। कोई चीज कितनी अम्लीय है या क्षारीय, इसे नापने के लिए हमें एक मैथमेटिकल टूल चाहिए, और वो है पीएच पैमाना। 0 से लेकर 14 तक का ये नंबर स्केल किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को नापता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये केमिस्ट्री का वो अल्टीमेट रूलर है जो हमें किसी भी लिक्विड का एग्जैक्ट नेचर बता देता है। इस स्केल को पढ़ना बच्चों का खेल है। इसके बिल्कुल बीचों बीच है नंबर 7, जो उदासीन या न्यूट्रल पॉइंट है। हमारा जो शुद्ध पानी होता है ना, उसका पीएच एकदम 7 होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, परफेक्ट बैलेंस। जैसे ही हम 7 से नीचे 0 की तरफ जाते हैं तो अम्लीय ताकत बढ़ने लगती है, और जब हम 7 से ऊपर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो उसका क्षारीय स्वभाव बढ़ता जाता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये जो 7.0 से 7.8 का दायरा है, ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये इंसान के खून का पीएच दायरा है।
हमारा ब्लड थोड़ा सा क्षारीय होता है और हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम इसी बहुत ही संकीर्ण रेंज के अंदर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सोचिए, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो शरीर के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन ये पीएच का चक्कर सिर्फ हमारे खून तक लिमिटेड नहीं है। किसानों के लिए यह जानना लिटरली लाइफ सेविंग है कि उनकी मिट्टी का पीएच क्या है, क्योंकि पौधे सिर्फ एक अनुकूल पीएच में ही बढ़ सकते हैं। मिट्टी ज्यादा अम्लीय या क्षारीय हुई तो फसल चौपट। और हमारे पेट के अंदर वहां खाना पचाने के लिए नेचुरली अम्ल मौजूद होता है। बिना इस एसिड के डाइजेशन मुमकिन ही नहीं। तो चाहे खेती बाड़ी की सफलता हो या हमारा अपना स्वास्थ्य, सब कुछ इसी पैमाने पर टिका हुआ है। तो हमने अम्लों को समझ लिया, क्षारकों को देख लिया और स्केल भी पढ़ लिया। लेकिन अब एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? जब एक पावरफुल एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आमने सामने आते हैं तो इस महामुकाबले का रिजल्ट क्या निकलता है? इसका जवाब छिपा है हमारे आखिरी हिस्से में। भाग 4, लवण यानी सॉल्ट्स का निर्माण और उनके महत्वपूर्ण उपयोग। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब ये दो विरोधी ताकतें आपस में टकराती हैं तो ये ब्लास्ट करके एक दूसरे को खत्म नहीं करती, बल्कि ये कुछ नया और अविश्वसनीय रूप से उपयोगी बनाती हैं। इस प्रोसेस को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। होता यह है कि एक अम्ल और एक क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से कैंसल आउट कर देते हैं। वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस पूरी टक्कर के आखिर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं पानी और एक नया पदार्थ जिसे हम लवण या सॉल्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, विज्ञान में लवण का मतलब सिर्फ वो सफ़ेद पाउडर नहीं है जिसे हम खाने में डालते हैं। हालांकि साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं, इसी उदासीनीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमारे भोजन की जान है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा उदाहरण लीजिए, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। पीने के पानी को हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त करना हो या कपड़ा उद्योग में कपड़ों का रंग उड़ाना हो, वहां ये सॉल्ट एक गेम चेंजर का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। केमिस्ट्री हमें और भी कई जटिल और कमाल के सॉल्ट्स देती है, जैसे कि बेकिंग सोडा NaHCO3। ये सिर्फ केक या ब्रेड को फुलाने के काम नहीं आता, बल्कि जब कभी पेट में तेज एसिडिटी हो जाती है तब ये एक जबरदस्त एंटासिड के रूप में भी काम करता है, जो एक्स्ट्रा एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा धोने का सोडा भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। कांच, साबुन और कागज की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस एक सॉल्ट पर पूरी तरह से निर्भर करती हैं। और आखिरी सॉल्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक ऐसा सफ़ेद पाउडर है जिसमें पानी मिलाते ही ये एकदम पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। और सिर्फ मेडिकल फील्ड ही नहीं, खूबसूरत मूर्तियां और छतों के डिज़ाइन बनाने में भी इसी साधारण से दिखने वाले लवण का यूज होता है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक सिंपल सा केमिकल कंपाउंड हमारी जिंदगी में स्ट्रक्चरल मिरेकल्स कर सकता है। तो इस पूरे सेशन में हमने देखा कि कैसे अम्ल, क्षारक और उनसे बनने वाले लवण सिर्फ किताबों में बंद फॉर्मूले नहीं हैं। ये हमारी रसोई, हमारी मिट्टी, इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि हमारे खून और पेट के अंदर भी लगातार काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब पानी का एक घूंट लें या नींबू का स्वाद चखें तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, इस समय रसोई घरों या मानव शरीरों के अंदर और कौन सी छिपी हुई रासायनिक प्रतिक्रियाएं भौतिक दुनिया को खामोशी से आकार दे रही हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। विज्ञान के इन रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहिए